Поглянь, вроде. नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध की, युद्ध के बीच बातचीत और शांति के लिए चल रहे प्रयासों की और युद्ध के कारण विश्व की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में भारत की भूमिका की। यदि ये युद्ध लंबा चला तो कोई भी देश इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, चाहे उसकी सीमा यूक्रेन और रूस से मिलती हो या नहीं मिलती हो। वैसे तो यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथी नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कश्मीर का मुद्दा हो, सुरक्षा परिषद की सदस्यता का मुद्दा हो या परमाणु परीक्षण के बाद लगे भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात हो, यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। और अब जब यूक्रेन पर युद्ध की मार पड़ रही है तो वह मदद के लिए भारत की तरफ ही देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात कर मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी है और यह सलाह केवल यूक्रेन की भलाई के लिए नहीं बल्कि इसमें रूस, यूक्रेन और भारत सहित पूरे विश्व की भलाई है। जिसके बाद अब बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई है। करीब 4.5 घंटे से यह बातचीत जारी है और लोगों की नजर बातचीत के नतीजों पर टिकी है, क्योंकि यदि शांति की बहाली जल्द नहीं होती है तो पूरे विश्व को इस युद्ध की विभीषिका भी झेलनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे कि यदि यूक्रेन रूस की बातचीत सफल नहीं होती है तो क्या विश्व दो खेमों में बंट जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो फिर भारत किस तरफ होगा? और यदि भारत रूस के नेतृत्व वाले गुट में चीन और पाकिस्तान के साथ रहता है तो अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत के पास निर्गुट में बने रहने यानी बिना किसी गुट, ना अमेरिका वाले गुट में ना रूस वाले गुट में बने रहने का भी क्या भारत के पास ऑप्शन है? इस पर करेंगे बातचीत और बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन मेहमानों से परिचय करवाने से पहले आपको मैं दिखाता हूं आज के टॉप कू, हमारे स्वदेशी ऐप कू पर जो टॉप कू आए हैं, जो कू ब्रेकिंग है। पहला कू है शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अखिलेश के राज में यूपी में 700 से ज्यादा दंगे हुए, महिलाएं बेइज्जत और संपत्तियों पर कब्जा होते थे। योगी जी के शासन में गुंडे बदमाश जेल से भी निकलने को तैयार नहीं, डरते हैं कि बाहर बुलडोजर है। गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में जनसभा में उन्होंने यह विचार साझा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उनका जो कू है कि यूपी में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, पश्चिम से पूरब तक घोर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है, उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार पकड़ ली है। तो तीसरा कू उत्तर प्रदेश भाजपा का है और उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से जो कू किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई भाजपा की विजय यात्रा पूरब तक पहुंचते पहुंचते और भी प्रचंड हो गई है। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश को और सशक्त बनाएगा, ये उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से कू किया गया है। और अगला कू रोहित अग्रवाल का, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के। इन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ एक घृणित अपराध है। लखनऊ में जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई वह भारतीय जनता पार्टी की हार और निराशा दोनों दर्शा रही है। यह दुखद है और लोकतंत्र पर प्रहार है। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित अग्रवाल का यह कू है। और आखिरी कू कैलाशनाथ चौरसिया का है, पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जनता से मिल रहा भरपूर समर्थन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क कर अपना अमूल्य वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने की इन्होंने अपील की है। कैलाशनाथ चौरसिया जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में। और इस टॉप कू के बाद आपको मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा, लेकिन हमारे पास कुछ वॉर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग आ रही है, उस ब्रेकिंग को सुनाते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। वार्ता की सेज पर बैठे यूक्रेन और रूस दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। 4.5 घंटे से यह वार्ता जारी है बेलारूस में और शांति के लिए यह वार्ता हो रही है। वार्ता के बीच पुतिन ने अपना न्यूक्लियर तेवर भी दिखाया है। युद्धाभ्यास में जुटी रूस की न्यूक्लियर फोर्स है, उसको युद्धाभ्यास के लिए निर्देश दिए गए हैं। रूस की राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से रूस के परमाणु मिसाइलों से लैस बॉम्बर को भी एक्टिव कर दिया गया है। परमाणु मिसाइलों से लैस वॉरशिप व सबमरीन को भी एक्टिव कर दिया गया है। रूस की नॉर्दर्न और
पैसिफिक कमांड परमाणु युद्ध के लिए तैयार है और बेलारूस में तैनात होंगे रूस के परमाणु हथियार। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को स्टार्ट करने की धमकी, एक तरीके से दबाव की राजनीति भी रूस जो है वो कर रहा है। परमाणु मिसाइलों से लैस वार्सिप पर पनडुब्बी को उन्होंने एक्टिव कर दिया है। वार्ता की सेज पर दोनों यूक्रेन और रूस बैठ तो गए हैं, 4.5 घंटे से बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने अपने न्यूक्लियर तेवर भी दिखाए हैं। अब पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वॉरशिप को एक्टिव कर दिया है और अपनी जो सेना है उसको भी एक्टिव कर दिया है और वो सारे निर्देश दे दिए हैं कि किस तरीके से परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करना है। परमाणु बॉम्ब से लैस जो उनके मिसाइलें हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भी उन्होंने जो है निर्देश दे दिया है पुतिन का। यानी एक तरफ बात, यानी किसी भी तरीके से रूस जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। और इस बीच जो है एक और खबर जो कि यूक्रेन से आ रही है, यूक्रेन ने अपने कैदियों को जेल से बाहर कर दिया है, उनके हाथों में भी हथियार दिया है और यूक्रेन के लिए लड़ने की अपील की है। यानी यूक्रेन में जो कैदी हैं, जो कल तक यूक्रेन में अपराधी थे, वो आज जो है अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके हाथ में भी हथियार देने का फैसला किया गया है। और रूस और यूक्रेन में अभी जो भी चल रहा है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ दो मेहमान ओपी गुप्ता जी और ब्रिगेडियर आरपी शर्मा हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और ओपी शर्मा हैं पूर्व राजनयिक हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस बात को। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच भयावह युद्ध जारी है। रूसी सेना आक्रामक तरीके से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के जवान भी यथासंभव रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के बेहद ताकतवर नेता के तौर पर विख्यात राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी बम भले ही यूक्रेन पर बरस रहे हो, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। रूसी हमलों में तबाह भले ही यूक्रेन हो रहा हो, लेकिन इसका नकारात्मक असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन ने अपनी सेना के साथ साधारण नागरिक और कैदी भी युद्ध में उतार दिए हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत रूस से न सिर्फ हथियार खरीदता है, बल्कि रूसी सहयोग से हथियारों का उत्पादन भी करता है, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। यूएस थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर के मुताबिक भारत के 86% हथियार रूसी मूल के हैं। भारत ने 2014 से 2020 के बीच 55% हथियार रूस से खरीदा है। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत के लिए चिंता की बात S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं। दरअसल भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन का सौदा किया हुआ है। ऐसे में रूस पर प्रतिबंध की वजह से इस सौदे के बेकार होने का खतरा है। इसके अलावा युद्ध शुरू होने के साथ ही शेयर बाजार धड़ाम हो गए और कच्चे तेल का भाव $105 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट में प्रमुख आर्थिक सलाहकारी सौम्यकांति घोष ने दावा किया है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचा तो अगले वित्त वर्ष में भारत के राजस्व में 95,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी देखने को मिल सकती है। स्पष्ट है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत को एक बड़ा नुकसान होगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो देश में महंगाई भी बढ़ेगी। रूस पर प्रतिबंधों से भारत से निर्यात होने वाली चाय और अन्य नियमित उत्पादों पर भी असर पड़ सकता है। सोना, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है, जिसके प्रभावित होने से महंगाई बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है और युद्ध को रोकने के लिए वार्ता शुरू हो गई। लेकिन अगर ये वार्ता सफल नहीं होती है और युद्ध आगे बढ़ता है तो इसका असर जो है केवल यूक्रेन और रूस पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ेगा। भारत में क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और रूस और यूक्रेन के बीच में मचे महाभारत में भारत पे क्या असर पड़ेगा, शांति वार्ता की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी लगातार 4.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है।
बातचीत जारी है, किसी भी नतीजे पे पहुंचे और पॉजिटिव नतीजा निकले इसका इंतजार पूरी दुनिया को है। हमारे साथ ब्रिगेडियर आरपी शर्मा जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओपी गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक है, लेकिन चर्चा की शुरुआत आरपी शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आरपी शर्मा जी, आप भी इस पूरे मसले पे नज़र बनाए हुए हैं शुरू से लेकर के अब तक। अभी ये वार्ता शुरू तो हो गई है और सबकी नज़र उस वार्ता पे है और सभी को उम्मीद है कि वार्ता सफल हो और ये युद्ध और जो पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पे ला करके बिठा दिया है यूक्रेन और रूस ने, वो वहाँ से बाहर आए और सब चीज़ फिर से सामान्य हो जाए। क्या आपको लगता है कि युद्ध सही में ये बातचीत सफल हो जाएगी और युद्ध रुक जाएगा? और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो भारत पे क्या असर पड़ेगा अगर ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है और ये युद्ध अगर और भी आगे जाता है तो? ऐसा है कि वार्ता शुरू हो गई है, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि बगैर हम भारत का यही स्टैंड अभी तक रहा है कि जब तक वार्ता नहीं होगी और दोनों पक्ष बैठकर एक दूसरे का सम्मान पूर्वक अगर वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक वार्ता चल रही है हमें इस बात की उम्मीद रहनी चाहिए कि इसका कोई न कोई हल निकलेगा। देखिए, हल निकलने की दो बात हैं। रूस भी नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन जो है वो समाप्त हो या यूक्रेन पर हमला करके उसको अपने साथ मिला लिया जाए। उनकी शुरू से ही उनकी एक कंडीशन रही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य ना बने, क्योंकि ऐसा होने से नेटो के पूरे हथियार और पूरी शक्ति उनके अपने बॉर्डर पर आ जाती है। ये एक ऐसी बात लगती है जो रूस, जिसके बारे में इट इज ए नॉन नेगोशिएबल, इस पर कोई वार्ता नहीं होनी कि अगर नेटो के साथ यूक्रेन ने जुड़ना है तो फिर किसी हालत में भी रूस अपने सैन्य प्रदर्शन को जारी रखेगा। इसलिए अगर बात का कोई हल निकलना है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो इनका निर्णय था कि यूक्रेन नेटो में सम्मिलित होगा, इस फैसले को सस्पेंड किया जाए और इस पर आगे चर्चा चले और फिर कोई निर्णय इस प्रकार हो कि यूक्रेन की स्थिति क्या रहेगी नेटो के साथ और क्या उसकी स्थिति रहेगी रशिया के साथ। भारत का यही स्टैंड रहा है कि जब, क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूएनओ में भी हमारा जो स्टैंड रहा है और दोनों राष्ट्रपतियों से बात हुई है, उन पर भी यही स्टैंड रहा है कि आखिर हल जो है वो तो आपका चर्चा के बाद निकलने वाला है। और क्योंकि हमने ऐसी स्थिति में अपने को रखा है कि हम दोनों पक्षों से बात कर सकते हैं, इसलिए हमारी आवाज में बहुत बहुत शक्ति है और उम्मीद है कि भारत की जो आउट ऑफ द फोकस जो बाहर से चर्चाएं दोनों पक्षों के साथ हो रही हैं, उसके कुछ न कुछ तो परिणाम अच्छे निकलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर जो दोनों तरफ से तैयारियां हो रही है, रूस ने भी अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयारी के लिए कर दिया है, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हो या कल हो, चर्चा से और वार्ता से ही हल निकलना है इसका। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं, सबको उम्मीद भी है और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, ये सबको पता है। लेकिन स्थिति अब बातचीत से आगे निकलती हुई लग रही है। अगर एक चीज़ ब्रिगेडियर साहब आपको मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये मसला जो है भले ही रूस और यूक्रेन के बीच में है और नेटो वाला मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका है और ये अमेरिका और रूस के बीच में जो कोल्ड वार का ज़माना था वो अब लगता है कि सीधे आमने सामने की लड़ाई में बदलेगा। नेटो में यूक्रेन जाता है या नहीं जाता है ये तो रूस तो बिल्कुल जाने नहीं देगा और इसी को लेकर के जो है उसने अटैक भी किया। मान लीजिए यूक्रेन मान भी जाता है नेटो में नहीं जाने से, तो क्या रूस इतने पे ही खत्म कर देगा या रूस के बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको फिर से वापस यूएसएसआर बनाना है और अपनी शक्तियों को जो उनसे छटक के अलग हो गए थे उनको फिर से वापस अपने में जोड़ना है? क्या ये शर्त यूक्रेन मानने को तैयार होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो राष्ट्र हैं जो अलग गए हैं, ये सारी समस्या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है और उस समय ये सारे देश यूएसएसआर में शामिल थे। यूएसएसआर की शक्ति कम होने से, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से और खुर्शचोव वगैरह की पॉलिसी के कारण आहिस्ता आहिस्ता ये देश स्वतंत्र तो हो गए। पहले स्वतंत्र थे सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले,
लेकिन इनका इस बीच में जो हमारे पास खबर आ रही है कि न्यूक्लियर हमले की चेतावनी, और वो तो पहले ही दे चुके थे वार्ता शुरू होने से पहले पुतिन, लेकिन अब जो अभी जो खबर आई है, एक्शन के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद बातचीत जो है, बातचीत पे बात बनती हुई नहीं दिख रही है, और एक तरीके से दबाव डालने के लिए राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं बड़ी बैठक। एक तरफ बेलारूस में प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ रूस में पुतिन अपने बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ न्यूक्लियर हमले की तैयारियों पर बातचीत कर रहे हैं, और कभी भी निर्देश दिया जा सकता है यूक्रेन से जंग पर। रूस में बड़ी बैठक की शुरुआत हो गई है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। राष्ट्रपति पुतिन जो है वो रूस में अपने सैन्य अधिकारियों, सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ जो है बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा मंत्रालय के सीनियर जो अधिकारी हैं वो हैं, आर्मी और नेवी के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रतिबंधों के कारण पुतिन के जो तेवर है वो और भी आक्रामक हो गए हैं। तो एक तरफ वहाँ बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत चल रही है, और दूसरी बातचीत रक्षा विशेषज्ञों के साथ, रक्षा मंत्री और सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ पुतिन रूस में कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियर हमले की बात जो है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसको लेकर के उनके तेवर साफ है, और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी प्रतिबंध के सामने या किसी भी दबाव के सामने पुतिन जो वो झुकने वाले नहीं है। करेंगे हम चर्चा हम अपने गेस्ट के साथ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सीधे हम चलेंगे ओपी गुप्ता जी के पास, जो पूर्व राजनयिक हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस सुदर्शन न्यूज़ पे। और पहला मेरा सवाल है कि जिस तरीके से वार्ता चल रही है, सभी की नज़र है इस वार्ता पे कि वार्ता सफल हो जाए, लेकिन वार्ता पे प्रेशर डालने के लिए या अपने पक्ष में वार्ता को करने के लिए दूसरी तरफ पुतिन जो है वो परमाणु हमले की तैयारी में भी जुटे हुए हैं, और बैठक भी लगातार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या वार्ता सफल होगी, और अगर सफल नहीं होगी तो उसके बाद भारत के लिए स्थिति क्या होगी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। ओपी गुप्ता जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी, मैं राज बहादुर बोल रहा हूँ। हाँ जी, राज बहादुर जी, आप ही से ये सवाल है। अभी ओपी गुप्ता से संपर्क नहीं। जी, ऐसा है जी कि ये वार्ता विफल नहीं होगी, अभी सफल होगी या नहीं वो नहीं कह सकते जी। मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये विफल नहीं होगी, परिणाम ये है कि ये अभी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं होंगे। जब तक वार्ता चलती रहेगी हमें उम्मीद है कि इसका कोई न कोई हल निकलेगा, टेम्परेरी हल निकलेगा, और फिर यूएनओ के द्वारा, जैसे पीछे भी इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि वहाँ जो भी निर्णय होंगे यूएनओ द्वारा उसकी बैकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें ये याद रखना चाहिए कि यूएनओ की जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 2 सदस्य ऐसे हैं जिनकी वीटो पावर है, और रूस और चाइना जो इसके विरुद्ध हैं। बिल्कुल। इसलिए वहाँ निर्णय होने के लिए कोई न कोई आपस में समझौता होने के बाद ही ऐसा होगा, और भारत ऐसा करने के लिए सक्षम है, और वो यूएनओ का सदस्य भी है। बिल्कुल। इसलिए यूएनओ की इन्वॉल्वमेंट और वहाँ पर पीस फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है। दबाव बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन होगा, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग चाहते भी हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि न्यूक्लियर पावर का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि इसका नुकसान जो है पूरे विश्व को होगा। ये तो बात अलग हुई कि अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, निकलेगा, उसमें यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़, क्या जो जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और 1% भी अगर चांस ये है कि अगर ये वार्ता विफल हो जाए
तो क्या आपको लगता है कि जो गुटबाजी चल रही है विश्व युद्ध की तरफ यह पूरा मसला बढ़ेगा? और अगर ये ऐसा हुआ तो जो दो गुट बनेंगे, क्या भारत का रसा के गुट में जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान भी रहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो स्थिति है भारत के लिए ठीक रहेगा, या उसे अमेरिका वाले गुट में होना चाहिए, या निर्गुट होना चाहिए? क्या निर्गुट होने का ऑप्शन है अगर आप किसी भी गुट में नहीं है? क्योंकि भारत हमेशा से निर्गुट का सदस्य रहा है और किसी भी गुट में सीधे तौर पे शामिल नहीं होता है। लेकिन क्या अभी की परिस्थिति और पहले की स्थिति में अंतर है? क्या अभी भारत के लिए मुफीद है कि वो निर्गुट बने रहे और अपना वर्चस्व भी जो है विश्व में बनाए रखे? मेरे ख्याल में भारत निर्गुट रहा है जी, और भारत निर्गुट रहेगा, और उस वक्त भी निर्गुट था जब हमारी अपनी शक्ति नहीं थी और हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व नहीं था। आज हमारे पास शक्ति भी है और सशक्त नेतृत्व भी है, इसलिए हम निर्गुट होने की परिस्थिति को बदलेंगे नहीं। बिल्कुल। और जब तक हम निर्गुट रहेंगे उस वक्त तक हम इस परिस्थिति में होंगे कि संसार की इन समस्याओं का समाधान निकाल लें। जो पिछला वोटिंग हुआ है उसमें भी हमने डिसेंट की है, चाहे हमारे साथ चाइना ने भी डिसेंट की हो जी, वो दूसरी बात है, लेकिन हमें मालूम है कि चाइना ने हमारी मदद नहीं करनी है, और चाइना के खिलाफ अगर रशिया का प्रयोग करना है या उपयोग करना है जी, या उनका इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना है तो हमें रशिया के साथ ताल्लुक अच्छे रखने होंगे। बिल्कुल। और जो इंडो पैसिफिक ओशन में अगर हमने चीन को रोकना है या नई पावर प्ले इस्तेमाल करनी है तो अमेरिका गुट के साथ हमारा साथ रहना जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए इन परिस्थितियों में भारत का निर्गुट रहना ये एक तलवार की धार पर चलने के बराबर है। बिल्कुल। लेकिन रहना पड़ेगा निर्गुट ही। बिल्कुल, निर्गुट ही रहना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब कि अगर निर्गुट रहा और चीन जो है खुल करके रूस का साथ दे, पाकिस्तान खुल करके रूस का साथ दे, और ऐसे में जब भारत को चाइना के साथ, चूंकि चाइना के साथ भारत जिस तरीके से अपने बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसमें अगर भारत को चीन का विरोध झेलना तो पड़ ही रहा है, अगर रूस भी अगर चीन के साथ में हो जाता है, या चीन जिस तरीके से भारत का मददगार रहा है, इन फ्यूचर सारे हथियार हमारे रूस से ही आते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि भारत के लिए नुकसान है, उसको किसी न किसी गुट में रहना है? और अगर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ एक गुट में रहा जाए तो क्या नुकसान इसमें? क्या अमेरिका इससे नाराज होगा, या अमेरिका से भारत के संबंधों पर इसका गलत असर पड़ेगा? नहीं, अमेरिका के संबंधों का तो एक इशू है जी। मेन इशू ये है कि जब तक हम निर्गुट हैं रूस कभी चाइना को हमारे खिलाफ सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बात समझ लीजिएगा। जब तक हम निर्गुट हैं उस वक्त तक रूस का प्रभाव चीन के पर ये नहीं पड़ेगा कि वो भारत के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। और जब तक हम निर्गुट हैं उस वक्त तक अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, जी, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे वो सैंक्शंस के मामले में हो, चाहे हथियारों की सप्लाई के मामले में हो, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट मेंबरशिप के लिए हो या हमारे इन्फ्लुएंस का हो, वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए निर्गुट चलना, हेलो, हाँ जी जी, सुन रहा हूँ मैं। निर्गुट चलना जो है वो तलवार की धार पर चलना है, लेकिन उस पर बगैर फिसले इस वक्त भारत को चलना चाहिए, निर्गुट ही रहना चाहिए। कोई दूसरा ऑप्शन भारत के पास नहीं है, निर्गुट रह करके ही आगे जा। ऑप्शन भारत के पास तीनों हैं, लेकिन भारत के पास जो उत्तम ऑप्शन है वो उत्तम ये है कि हमें निर्गुट ही बने रहना पड़ेगा, और निर्गुट रहते ही हम इन दो गुटों के बीच में समन्वय स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ ओपी गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। ओपी जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल। ओपी जी, काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे जुड़ने की, अभी बात हो पा रही है आपसे, अब तो समय भी हमारे पास कम है। एक सवाल है हमारा आपके लिए कि जो चीज़ें ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो तो आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि आज के दौर में जिसके पास सबसे बड़ा बाजार है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और इस मायने में चीन और भारत दोनों जो है एक बड़ा बाजार है। और जो भी वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे नेटो के दूसरे कंट्री हो, चाहे रसिया हो, भारत उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है और अपना सामान
उनको भारत और चाइना में बेचना है। क्या आपको लगता है कि निर्गुट रह करके, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि निर्गुट रहना ही बेस्ट ऑप्शन है और निर्गुट रह करके ही भारत जो है वो फायदे में रह सकता है और अपने बाजार की शक्ति का इस्तेमाल जो है वो दोनों वर्ल्ड पावर को बैलेंस करने में लगा सकता है? क्या आपको लगता है सही में यही स्थिति, या भारत को किसी एक गुट में आपके हिसाब से रहना चाहिए और विश्व गुरु अगर बनना है तो आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए किसी न किसी गुट में आगे आकर के एक्शन लेने की जरूरत है? नहीं, जो ब्रिगेडियर शर्मा जी से पूर्णतः सहमत हूँ जी कि हम लोगों को निर्गुट रहना चाहिए और दोनों तरफ से जो है अपनी बातचीत जारी रहनी चाहिए, यूक्रेन से और रशिया से। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अपनी जो है यूक्रेन और रशिया दोनों से बातचीत चलनी चाहिए। तीसरी चीज हमें याद रखना चाहिए कि चाइना ने जो है यूक्रेन पे हमले को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है। तो हाँ। ये सोचना कि चाइना और रशिया दोनों एक साथ मिले हुए हैं यूक्रेन पर हमला करने में, ये ठीक नहीं है। चाइना जो है इट इज डेवलपिंग कोल्ड फीट ऑन इट। और जो मैं समझूंगा, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि चूंकि दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए भारत को ये ऑफर देना चाहिए कि अगर रशिया और यूक्रेन दोनों सहमत हो तो हम लोग वहां पर अपना पीस कीपिंग फोर्स भेज सकते हैं, जिससे कि दोनों पक्षों को एक दूसरे पर विश्वास पैदा हो। इस तरीके से हम लोग वर्ल्ड सीन में एक डायनेमिक रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत का अनुभव जो है ये शांति सेना के बारे में अच्छा नहीं है। श्रीलंका में जो चीज़ें हुई भारत के साथ, तो क्या लगता है कि सरकार इस तरीके के फैसले करेंगी फिर से? नहीं, मैंने ये राइडर लगाया शुरू में कि अगर यूक्रेन और रशिया दोनों राजी हो, अगर दोनों पक्ष राजी हो, तब हमें वहां भेजने की पहल करनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऑफर तो टेबल पर रख ही देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बात आपने नहीं कही कि एक ऑफर जो है भारत की तरफ से टेबल पर रहना चाहिए और जो शांति सेना में की पीस फोर्स जो है वो चीज़ जो है रहना चाहिए, ताकि भारत का दबदबा भी जो बनाने। एक सवाल और भी, आप कह रहे हैं कि चाइना सीधे तौर पे रूस का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्थिति चीन की है वही स्थिति भारत की है, यूएई की है। उन्होंने बीच अपने आप को अलग रखा है, वोटिंग से भी अलग रखा है और विरोध नहीं किया है। क्या विरोध नहीं करना भी हमले को समर्थन देने जैसा नहीं है? नहीं, उसने सपोर्ट नहीं किया है। सपोर्ट नहीं करना एक अलग चीज है और शांत रह जाने का मतलब सपोर्ट करना नहीं होता है, वो पॉलिसी ऑप्शन है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आमतौर पर तो आम भाषा में ये कहते हैं अगर दो व्यक्ति लड़ रहा है और तीसरा अगर देख रहा है और किसी भी तरीके से ना उसे रोक रहा है ना उसमें भड़का रहा है, तो कहीं ना कहीं दोषी वो भी है, क्योंकि मौन सहमति उसकी है। नहीं, इसको निर्गुट ही तो बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें जो है चाइनीज को पुतिन समझ रहे थे कि ये चाइना उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन वो उनके साथ खड़ा नहीं है। वो चाइना का अपना इंटरेस्ट है। तो इस कह से कि अगर जनरल वार शुरू होगी तो वर्ल्ड के हर कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए, इसको एक्सपेंड नहीं करना कोई भी देश चाहिए। बिल्कुल। और जो है आप देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया था और जो है इनसे पुतिन से भी बात हुई। तो इसलिए अपनी तरफ से प्रपोजल ये रख देना चाहिए टेबल पे कि अगर दोनों पक्ष राजी हो तो हम वहाँ पीस कीपिंग फोर्स भेजने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये नई बात है और मुझे लगता है कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं सुलझता है तो एक रास्ता ये भी हो सकता है। और हालांकि जिस दिशा में बातचीत चल रही है, लगातार अभी 5 घंटे हो गए हैं, बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन इस बातचीत के बीच में उधर पुतिन ने भी बैठक शुरू कर दी है अपने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सैन्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ है, और एक तरीके से लग रहा है कि शायद बातचीत पे दबाव डालना चाहते हैं, अपने पक्ष में बातचीत को मोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी हैं। ब्रिगेडियर साहब और ओपी गुप्ता जी, आखिरी सवाल मैं आप दोनों से भी चाहूँगा, अगर मान लीजिए इन वर्स्ट केस ये बातचीत सफल नहीं होती है और ये लड़ाई आगे बढ़ती है,
तो भारत के लिए क्या ऑप्शन, भारत पे जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा, लेकिन भारत का जिस तरीके से रूस के साथ संबंध है, जिस तरीके से यूक्रेन के साथ संबंध है, जिस तरीके से यूएस के साथ संबंध है या नेटो कंट्री के जो मेंबर हैं उनके साथ संबंध है, क्या आपको लगता है कि चूंकि अभी जो है इकोनॉमी जो है एक वर्ल्ड विलेज की तरह है, सब एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं, तो भारत पे इसका किस तरीके का असर रहने वाला है और भारत को क्या करना चाहिए इन असर को कम से कम करने के लिए, क्योंकि बचा तो नहीं जा सकता है, कम करने के लिए क्या किया सकता है? ब्रिगेडियर साहब, पहले आपसे। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जो उदाहरण श्रीलंका का दिया है जहाँ पीस कीपिंग फोर्स फेल हुई है जी, वो अंतर है। हमने और जगह कई जगह पीस कीपिंग फोर्स बड़ी इफेक्टिवली भेजी है। जी, श्रीलंका में अंदरूनी दो पार्टियां थी, अलग अलग दो राष्ट्रों के बीच में हम पीस कीपिंग फोर्स नहीं रह गए थे। बिल्कुल इसलिए भारत का तजुर्बा पीस कीपिंग फोर्स का नेशंस को मैनेज करने का बड़ा सक्षम रहा है। अगर इस किस्म की पीस कीपिंग फोर्स जानी हुई तो आप निश्चित मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारतवर्ष ही इतना सशक्त है जो इस प्रकार की पीस कीपिंग इंटरनेशनल पीस बिल्कुल, कीपिंग भारत फोर्स पे भेज ही सकता है। दोनों देशों का विश्वास जो है भारत पे ही बन सकता है और भारत की छवि उस तरीके की है कि उस पर विश्वास किया जा सके। यूक्रेन और रूस दोनों की सेना या दोनों की जो शक्तियां हैं, दोनों के जो लीडर्स हैं, वो भारत पे विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या भारत को प्रभाव से बचने, अगर ये वार्ता सफल नहीं होती है तो जो ये प्रभाव, देखिए जी नहीं, ये वार्ता एकदम से सफल या विफल होने वाली नहीं है। वी विल नीड टू डिस्कस इट अगेन। ये प्रलॉन्ग चलने वाली वार्ता है। उस वक्त तक परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होगा नहीं बिल्कुल। और अंततः होना यही है कि वहां पर किसी प्रकार का पीस कीपिंग फोर्स का संबंध बने। नहीं, बिल्कुल। इसलिए देखिए, जो मैं ये गुप्ता नहीं जी कह रहा कह कि रहे अगर ये वार्ता फेल हो गई तो फिर परमाणु युद्ध नहीं शुरू हो होगी जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अब अगर लंबा बातचीत भी आगे बढ़ती है, देखिए शुरुआत जब हुई उसके बाद से जिस दिन अटैक किया रूस ने, उसी दिन आपका सेंसेक्स धराम हो गया, उसी दिन जो है बिकवाली दिखने लगी वहां पर। तो ये तो असर बाजार पे तो शुरू हो गया पहले दिन से। अगर ये स्थिति और भी आगे चलती है, परमाणु युद्ध की स्थिति नहीं भी बनती है और अगर ये युद्ध इसी तरीके से जारी रहा, अगर शांति या सामान्य स्थिति नहीं बनी, तो भी तो असर पड़ेगा ना। कौन सा बाजार धराम हुआ है? अपना आप अगर ध्यान से देखें तो जो इस वक्त वेस्ट ने और अमेरिका ने जो प्रयोग किया है, जो उनकी वार्ता चली है, वो वेपन्स की ट्रेड के बारे में, उनकी खरीद के लिए बहुत बड़ी सामग्री जुटा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए कंज्यूमेबल आइटम्स और रोजाना के प्रयोग के आइटम्स बेशक धड़ाम गए हों, लेकिन लड़ाई अगर शुरू हुई तो जो वेपन्स की सेल का और उसका वो बहुत ऊंचा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो वेपन वाला मार्केट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे हमने जो वेपन्स लॉबी है वो यही काम कर रही है। बिल्कुल, इस पे भी हम लोगों ने 2 दिन पहले इस पे चर्चा शुरू की थी, लेकिन उसमें भारत का तो नुकसान ही, भारत तो उसका खरीदार होगा नहीं, भारत बेचने वाले तो होंगे नहीं, भारत में तो बनती नहीं है। भारत में ऐसा नहीं कि कुछ निर्यात किया जाता हो हथियार में, तो भारत के बाजार पे तो असर पड़ेगा ना। भारत को फायदा कहाँ से होगा? भारत का बाजार जो है वो ऐसे कंज्यूमर आइटम्स के लिए है, उसके बगैर वो हम कोई ऐसा बड़ा वो नहीं कर रहे हैं। चीन के साथ भी हमारा नेगेटिव में है। अगर वहाँ बाजार हमारा बंद होता है तो वो हमारा बाजार दूसरी जगह खुलेगा। और मैंने ये भी राय सुनी है कि आज अगर हम चौथी महाशक्ति हैं इकोनॉमिक तौर पर, तो अगर ये लड़ाई और चलती है तो हमारी इकोनॉमिक शक्ति बढ़ने वाली है, क्योंकि उन दोनों की इकोनॉमिक शक्ति का, उन दोनों जड़ों की इकोनॉमिक शक्ति का ह्रास होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। दोनों वर्ल्ड वार का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का और सेकंड वर्ल्ड वार का तजुर्बा ये है कि जो महाशक्तियां इकोनॉमिक तौर पर लड़ाई से पहले थी वो नीचे गई हैं और जो नीचे थी वो ऊपर गई हैं। इसलिए मुझे इस बात का संदेह नहीं है, लेकिन ये हमारा एम नहीं है। हमारा एम ये है कि संसार में इस वक्त शांति हो और शांति को बहाल किया जाए। अन्यथा इस युद्ध से भारत का कोई बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी शर्मा जी आपका और ओपी गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही, खासतौर पे जो ओपी गुप्ता जी ने कही कि पीस कीपिंग फोर्स जो है वो भारत को ऑफर करना चाहिए, तो वहाँ पर शांति बहाली के लिए
काम करे और विश्व में इस अगर ऐसा होता है तो विश्व में भारत की छवि और भी विश्व गुरु की जो बनने वाली है, जो विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर है, उसकी भूमिका में ये 4 चांद लगाएगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए और जो बातें आपने रखी हमारे साथ जो साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Поглянь, вроде.